हाय गाइस, ये 50 क्वेश्चन सीरीज का टेस्ट नंबर 5 है। अगर आपने बाकी के 4 टेस्ट नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए पॉजिटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ए जनरेटर इज x1 एंड x नॉट respectively and its neutral is grounded through reactance xn. A single line to ground fault is more severe than three-phase fault. At its terminal vein, कौन सी कंडीशन में जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो मोर सीवियर होगी एज कम्पेयर टू थ्री फेज फॉल्ट, ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि इन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में इन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होती है वो होती है थ्री ई एफ अपान x1 प्लस x2 प्लस एक्स नॉट प्लस 3xm। और जो फॉल्ट करंट थ्री फेज में होती है, थ्री फेज फॉल्ट जब होता है तो उस समय जो फॉल्ट करंट होती है वो होती है ई एफ बाई x1। एज पर गिवन कंडीशन सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज मोर सीवियर, दैट इज जो जो फॉल्ट करंट है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मोर सीवियर है, दैट इज ग्रेटर देन थ्री फेज फॉल्ट करंट। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 EF डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x नॉट प्लस 3xn ग्रेटर देन EF बाई x1। ठीक है, तो ये EF से EF कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x1 इज ग्रेटर देन, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x नॉट प्लस 3xn। देखिए जनरेटर के लिए, ये जनरेटर की बात करें तो इन जनरेटर x1 जो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है नियरली इक्वल टू निगेटिव सीक्वेंस के बराबर होता है। तो इसलिए x1 बराबर x2 हम पुट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में x2 नहीं है तो हम x2 की जगह x1 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x1 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे x1 तो यही है तो x1 प्लस x1 कितना हो जाएगा 2x1 प्लस x नॉट प्लस 3xn। सो यहाँ से हो जाएगा 3x1 माइनस 2x1 माइनस x नॉट ग्रेटर देन 3xn। तो यहाँ से x1 माइनस x नॉट ग्रेटर देन 3xn, या हम ये लिख सकते हैं कि xn लेस है कंपेयर टू x1 माइनस x नॉट बाई 3 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगी वो मोर सीवियर होगी एज कंपेयर टू थ्री फेज फॉल्ट, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेगा कि ए सिंपल पावर सिस्टम नेटवर्क शोन इन फिगर, द रिएक्टेंस मार्क इन पर यूनिट, तो ये जितने भी रिएक्टेंसेज हैं ये पर यूनिट्स में दी हैं और ये थ्री बस सिस्टम है। हमको Y22 बताना है। देखिए ये थ्री बस सिस्टम है तो ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो जो Y बस बनेगा वो 3x3 का बनेगा, दैट इज Y11 Y12 Y21 Y22 Y23 Y Y21 Y22 Y23, फिर ये होगा Y31 Y32 और ये Y33। तो इसमें हमसे ये Y22 पूछा है डायगोनल एलिमेंट, तो Y22 क्या हो जाएगा। देखिए सपोज कर लीजिए ये वन और बस टू के बीच में कनेक्टेड है तो ये क्या होगा Y12 होगा, और ये लाइन जो है 2 और 3 के बीच में है तो ये Y23 होगा, और ये जनरेटर है से कनेक्टेड, जो जनरेटर है बस 2 से, सपोज कर लीजिए ये YG2 है। तो सबसे पहले तो हम इनका एडमिटेंस कितना हो जाएगा 1/J 0.2, तो ये कितना आएगा -J5 होगा, और ये कितना हो जाएगा YG2 YG2 की वैल्यू 1/J 0.1, तो ये कितना आ जाएगा -10J और Y23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/J 0.5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, सॉरी ये 2 है तो -5J आ जाएगा।
तो y22 की वैल्यू यहाँ से इससे कनेक्टेड क्या क्या होगी, y12 प्लस y23 प्लस yg2, ठीक है। तो y12 की वैल्यू है -5j, y23 की वैल्यू है -5j और yg2 की वैल्यू है -10j, -10j। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 10 20 -20j, -20j। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ए पावर सिस्टम नेटवर्क विद कैपेसिटी ऑफ 100 MVA हैज ए सोर्स इम्पीडेंस ऑफ 10% एट ए पॉइंट फॉल्ट लेवल। तो देखिए कैपेसिटी दिया है MVA, कैपेसिटी का मतलब उसका बेस वैल्यू, रेटेड वैल्यू दिया है 100 और जो पर यूनिट इम्पीडेंस है सोर्स का एट, कहता कि हैज ए सोर्स इम्पीडेंस ऑफ 10% एट पॉइंट, ये है 10%, दैट इज 0.1 पर यूनिट। तो हम जानते हैं कि फॉल्ट लेवल जो होता है मतलब MVA, फॉल्ट जो होता है वो बेस MVA अपान एक्स पर यूनिट होता है, MVA बेस अपान एक्स इक्वलेंट या जेड इक्वलेंट इन पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से ये 100 MVA दिया है और यहाँ पे ये 0.1 है, तो कितना MVA हो जाएगा, 1000 MVA हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फिगर शोन इन shows the single phase equivalent circuit of a analyzing circuit breaker operation, the frequency of this striking voltage। तो ये ब्रेकर है, तो हम जानते हैं कि जो स्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है VCT बराबर, वो सप्लाई वोल्टेज VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे ओमेगा नॉट टी की वैल्यू जो होती है, ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC होती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सन फिगर इक्विवेलेंट सर्किट कर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो ये स्ट्राइकिंग वोल्टेज है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ऑप्शन में किलोहर्ट्ज में भी है, रेडियन पर सेकंड में है, तो पहले तो हम रेडियन पर सेकंड में देख लेते हैं। अगर आंसर मैच हो गया तो और अच्छी बात है। √LC, एल की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, एल की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, और सी की वैल्यू है 400 पीको फैरड, 400 पीको फैरड, पीको का मतलब 10 की पावर -12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देख लीजिए कितना आ जा रहा है। यहाँ पे 400 पीको फैरड है ना, तो ये 12 3 15 हो गया, ये 10 की पावर -15 इंटू 4 इंटू, सॉरी 10 की पावर माइनस ये 15 हो गया ना, सॉरी इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए 4 इंटू 2 3, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -12, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -6, है ना। तो ये हो जाएगा ऊपर जा करके 10 की पावर, या इसको हम 1000 इंटू 1000 लिख दें और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये आएगा 500। तो ये 500 आ गया, तो देख लीजिए इसमें 500 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन पर सेकंड, तो इसकी यूनिट भी रेडियन पर सेकंड ही होगी, इसकी यूनिट भी रेडियन पर सेकंड ही होगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 500, और ये इसको लिख देंगे 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकंड, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि मोह रिले कौन सी रिले है। तो देखिए जो मोह रिले होती है उसमें डायरेक्शनल फीचर्स होते हैं, तो इसलिए ये वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, एक होती है इम्पीडेंस रिले, एक इम्पीडेंस रिले होती है, और एक होती है रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस रिले। तो जो इम्पीडेंस रिले होती है इसको बोलते हैं वोल्टेज रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। और जो
रिएक्टेंस रिले होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रिस्ट्रेंड, डायरेक्शन रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले। और जो मोर रिले होती है इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिस्ट्रेंड, वोल्टेज रिस्ट्रेंड, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रिले। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी ध्यान रखनी है, जो इम्पिडेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये इम्पिडेंस रिले की ये ओरिजिन से पास होती है आर एक्स डायग्राम में, और जो रिएक्टेंस वाली होती है, जो रिएक्टेंस ये एक्स होगा और ये आर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है सीधा, और जो मोर रिले होती है ये ओरिजिन से पास होती है। तो एग्जाम में डायरेक्टली ये कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लेता है, तो ये रिमेंबर रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये कभी कभी कोई भी इसमें से ऑप्शन आ सकता है। अभी ये मोर रिले का आया, ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले है। अब डायरेक्शन रिस्ट्रेंट किस में है, वो रिएक्टेंस में, तो डायरेक्शन रिस्ट्रेंट है ओवर करंट रिले, ठीक है। वैसे इम्पिडेंस में वोल्टेज रिस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इसको रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एन इंडक्शन मोटर हैज रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.002 ohm per phase. If resistance is increased by 0.004 ohms per phase, then maximum torque। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क होती है वो होती है के ई टू स्क्वायर बाई 2x2, और जो के होता है वो होता है 3 ओमेगा एस समथिंग, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल इस ये जो मैक्सिमम टार्क होता है ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस। कौन से का, रोटर रेजिस्टेंस। तो हम रोटर को बढ़ाए चाहे घटाएं, मैक्सिमम टार्क हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा मैक्सिमम टार्क पे, तो ये रिमेन्स अनअल्टर्ड होगा। तो टी मैक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएं चाहे घटाएं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन 8 पोल अल्टरनेटर रन्स एट 750 आरपीएम, इट सप्लाइज पावर टू 6 पोल इंडक्शन मोटर विच हैज फुल लोड स्लिप 4% फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर। देखिए ये एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है कि ये क्या है, ये अल्टरनेटर है। सपोज ये आपका अल्टरनेटर है, ठीक है, ये अल्टरनेटर है, ये थ्री फेज आपका अल्टरनेटर है, और इससे क्या कनेक्टेड है, इंडक्शन मशीन कनेक्टेड है। ये सपोज करिए ये है स्टेटर ऑफ, इसको सप्लाई दी गई इसके इंडक्शन मोटर के स्टेटर को, ये स्टेटर है, सर्कुलर होगा, मैं ऐसे समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो ये स्टेटर को सप्लाई दी गई, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए ये अल्टरनेटर तो 8 पोल का है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है 750 आरपीएम से, 750 आरपीएम से, ठीक है। और अब कुछ नहीं दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगी, कुछ नहीं है तो इंडिया का स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कंसिडर करेंगे। अब ये जो इंडक्शन मशीन का रोटर है ये 6 पोल का है, 6 पोल का है, तो इसकी जो सिंक्रोनस, सपोज करिए सिंक्रोनस की फ्रीक्वेंसी अगर एफएस है, तो इसके सेम सप्लाई तो हम स्टेटर को भी कनेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब स्टेटर की भी फ्रीक्वेंसी, इंडक्शन मोटर के स्टेटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मशीन भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी, 50 हर्ट्ज होगी। अब इसकी पोल 6 पोल की है, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे, तो एन एस बराबर क्या हो जाएगा, 120 एफ बाई पी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 इंटू 6 पोल का इंडक्शन मोटर है, 120 एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी भी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है, पी कितना है 6, तो 6 दूना 12, तो सिंक्रोनस स्पीड आपका आ गया 1000 आरपीएम, ठीक है। हमको बतानी है रोटर की स्पीड, तो हम जानते हैं एन आर बराबर 1 - एस तो 1 - एस की वैल्यू है 0.04, तो 1 - 0.04 इंटू 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम,
तो यहाँ से रोटर की स्पीड कितनी आ जाएगी एट फुल लोड पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे फुल लोड स्लिप लिया है तो ये रोटर की स्पीड भी क्या होगी, फुल लोड वाली ही होगी। तो ये आ जाएगा 0.96 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 960 आरपीएम आ गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर विल इंक्रीज द, देखिए कह रहा है कि अगर एयर गैप लेंथ हम बढ़ाएंगे, एयर गैप लेंथ, सपोज ये इंडक्शन मोटर है, तो अगर हम इसका एयर गैप लेंथ, ये यहाँ पे सपोज करिए पहले L1 था, अभी हमने एयर गैप लेंथ यहाँ से L2 बढ़ाया और स्टेटर मतलब इसका बढ़ाया, तो इससे क्या हो रहा है, रिलक्टेंस पाथ बढ़ जा रहा है। ठीक है, रिलक्टेंस पाथ हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस क्या होता है, ये एमएमएफ है L बाई ए म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ क्या होगा एन इंटू मैग्नेटाइजिंग करेंट, तो आई एम बाई एल हो गया। तो अब देखिए फ्लक्स तो एयर गैप में हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, बट एज पर गिवन क्वेश्चन लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एज पर गिवन क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, तो अगर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा फ्लक्स डिक्रीज करेगा, बट हमको फ्लक्स को क्या करना है, कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लक्स कांस्टेंट इन द एयर गैप, हमको क्या करना होगा, मैग्नेटाइजिंग कर, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हमको मैग्नेटाइजिंग करंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट इसका टोटल रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इसका टोटल रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, दैट मीन्स कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो जैसे हम एयर गैप बढ़ाएंगे, लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ाएंगे, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट इन द एयर गैप वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेंट। तो इसलिए हमको ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इंक्रीज इन द मैग्नेटाइजिंग करंट करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 5 बस टेस्ट सिस्टम, तो 5 बस की सिस्टम है, 5 बस सिस्टम है। ठीक है, 6 ट्रांसमिशन लाइन्स एंड 1 ट्रांसफार्मर, हाउ में नॉन जीरो एलिमेंट इन द वाई बस। देखिए वाई बस में नॉन जीरो एलिमेंट बताना है। देखिए 5 बस की मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब 5x5 की मैट्रिक्स है, तो टोटल एलिमेंट जो होंगे, टोटल एलिमेंट, जो टोटल एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे 25। तो देखिए इसमें 6 ट्रांसमिशन लाइन है और 1 ट्रांसफार्मर है, तो ईच इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए 2 बस है, ये 1 है 2 है, तो ये इसको हम y12 भी लिखते हैं और ये y21 भी लिखते हैं। y21 सपोज करिए हम 3x3 का y बस मैट्रिक्स लिखें, तो हम लिखेंगे y11 y12 y21, y21 y22 y23 y31 y32 y3। सपोज करिए कोई भी सिस्टम में ऐसे दिया है, तो यही y12 है, यही y21 है, और सपोज करिए बस यही दिया है और तो बाकी एलिमेंट जीरो हैं, तो ये y12 एग्जिस्ट कर रहा है, ये जीरो है, फिर y21 एग्जिस्ट कर रहा है, ये जीरो, ये जीरो। सपोज एक ऐसा है, मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा, बस मैं बताने के लिए बता रहा हूँ डायगोनल एलिमेंट। बट यहाँ पे देखिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन से 2 नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन से 2 नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं, तो वैसे ही देखिए कितने 6 ट्रांसमिशन लाइन है और 1 ट्रांसफार्मर है, तो टोटल नॉन जीरो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल नॉन जीरो एलिमेंट 2 टाइम्स ऑफ 6 ट्रांसमिशन लाइन प्लस 1 ट्रांसफार्मर, 7 प्लस ये डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, 5 होंगे। 5x5 की मैट्रिक्स है, तो टोटल कितने इसमें डायगोनल के नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे, 5, क्योंकि अगर 5 बस है तो यहाँ पे y11 y22 y33 फिर y44 फिर y55 कनेक्ट करेंगे, तो ये कितने होंगे 5, तो ये कितने आ गए 14 5 19, तो नॉन जीरो एलिमेंट, टोटल नॉन जीरो एलिमेंट कितने आएंगे 19 आएंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ डेल्टा इज द लॉस एंगल ऑफ ए केबल देन इट्स पावर फैक्टर कॉस डेल के बराबर होगा। तो देखिए साइन डेल के बराबर होगा, तो केबल कैसे बनता है, बेसिकली ये एक कैपेसिटर होता है, और अगर उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या किसी तरह से
डस्ट पार्टिकल या किसी तरह से उसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये केबल का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका कैपेसिटेंस सी है, ये आर है। सपोज इसमें करंट आई आर फ्लो हो रही है और इसमें आई सी फ्लो हो रही है, तो टोटल रिजल्टेंट करंट आई आर है और इसके पास जो सोर्स वोल्टेज है वो वी एस है। तो अगर हम इसका फेजर बनाएं तो ये सोर्स वोल्टेज होगा। अब पावर फैक्टर एंगल क्या होता है? जो सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट के बीच का एंगल होता है, cos theta is the angle between source voltage and source current, that is the power factor angle। तो ये Vs है। अब IR क्या होगा? इसके सेम फेज में होगा रेजिस्टेंस वाला, और IC किधर होगा? इसे 90 डिग्री लीडिंग होगा। और यहाँ से देखिए, अगर इस पॉइंट पे KCL लगाएं तो IS जो होगा IR प्लस IC होगा, IR प्लस IC होगा। तो इसलिए इसका जो ये रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा? IR IS होगा। ये रिजल्टेंट क्या होगा? IS होगा, जो कि समेशन होगा IC प्लस IR का। तो ये जो इंक्लिनेशन है फ्रॉम IC का यहाँ से IS, सपोज यहाँ पे जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो यही IC IS के बराबर होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल और समथिंग that due to that causes a resistance formation across the cable। तो उसके कारण क्या होता है? ये लॉस हो जाता है एंगल का, इसको बोलते हैं लॉस टेंजेंट एंगल डेल्टा। तो ये, अब देखिए, ये है Vs और Is, तो इसका एंगल का ये जो एंगल होगा ये पावर फैक्टर एंगल होगा। तो ये डेल्टा प्लस फाई दोनों मिलके कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस डेल, हमको पावर फैक्टर बताना है, दैट इज कॉस फाई। तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस डेल्टा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? साइन डेल्टा के। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए सिंगल कोर केबल डिजाइन टू वर्क फॉर सिंगल फेज सिस्टम विद पीक वोल्टेज ऑफ 220 केवी, भी पीक 220 केवी दिया है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक नॉट एक्सीड ई आर मैक्स, या कई बुक में जी मैक्स लिख के आता है, तो ये हो गया केवी पर एम एम। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइज द ओवरऑल कोर डायमीटर ऑफ द केबल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सपोज ये कंडक्टर है, अब इस पे सपोज ये सीट लगी है, इस कंडक्टर का रेडियस स्मॉल आ रहा है और यहाँ से इस सीट का रेडियस कैपिटल आ रहा है। सपोज इस कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस पे हमको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बतानी है, तो वो जो होती है ई एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है वी सी एस, दैट इज वोल्टेज। ये पीक वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कोर एंड सीथ। ठीक है, ये आपका कंडक्टर हो गया और ये सीथ हो गई, इनके बीच का वोल्टेज होता है ये VCS। ठीक है, बाई एक्स एल एन आर बाई आर। देखिए हमको मैक्सिमम स्ट्रेस मोस्ट इकोनॉमिकल साइज बतानी है, तो इसका मतलब हमको मैक्सिमम स्ट्रेस बताना होगा, तो वो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर पे मैक्सिमम होता है स्ट्रेस। और जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं तो स्ट्रेस क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो एट डिस्टेंस आर पे वी सी एक्स बराबर एक्स की जगह आर पुट कर देंगे, तो एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइज के लिए जो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होता है उसकी वैल्यू ई होती है, इसलिए यहाँ से एल एन ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ई आर मैक्स फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइज VCS बाई आर हो गया। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, तो कंडक्टर का रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ से आर बराबर VCS बाई ई आर मैक्स। ठीक है, तो यहाँ से VCS की वैल्यू देखिए 220 के भी है, 220 इंटू 10 की पावर 3, और ये कितना दिया है? 20 20 केवी, मतलब 20 इंटू 10 की पावर 3। ये वोल्ट है और ये वोल्ट पर मीटर है, ये वोल्ट पर एमएम होगा। तो ये एमएम ऊपर चला जाएगा तो रेडियस एमएम में आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? ये जीरो से जीरो कट गया 11, और ये देखिए 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3, 11 mm हो गया। हमसे क्या पूछा? डायामीटर इकोनॉमिकल, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2R। तो 11 इंटू 2 बराबर 22 mm। तो उस कंडक्टर का
कोर का जो डायमीटर होगा मोस्ट इकोनॉमिकल वो 22 mm का होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि द मिनिमम बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर जैसे दो स्विच है, अगर ये ए है ये बी है, अगर ये सीरीज में है ना तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो ए बी होगा। लेकिन अगर सपोज ये पैरेलल में आ गए ए और बी, तो ये क्या होंगे, ए प्लस बी होंगे। सपोज ऐसे ही तीन स्विच पैरेलल में आ गए, ऐसे तीन स्विच आ गए ए बी सी पैरेलल में, तो इनका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बस इतना ही ध्यान देना है। तो देखिए पहले ये दो, ये ये स्विच है और ये इसके क्या है, कैस्केड में है, बट ये तो क्या है, पैरेलल में है। तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, अगर हम इसका लिखे फंक्शन एफ टी, तो ये ए होगा इनटू ये इसका और बनेगा बी प्लस ये सी बार है, सी बार हो गया। अब देखिए ये इसके पैरेलल में है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और ये कैस्केड में है, मतलब एंड ऑपरेशन हो गया ए बार बी। फिर ये इसके पैरेलल में है ये, तो ये यहाँ पे प्लस हो गया, और ये इन दोनों के कैस्केड में है बट ये और में है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी बार, ये बी बार है और इंटू सी हो गया। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये ए बी होगा और ये ए सी बार होगा, और ये ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए इसमें और इसमें बी कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया ए प्लस ए बार प्लस इसमें इसमें देखिए ए कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया सी प्लस सी बार प्लस बी बार सी। इसकी भी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू वन, तो ये कितना हो गया, बी प्लस ए प्लस बी बार सी। हम इसको सिंपल में ऐसे बी प्लस बी बार सी। अब हम जानते हैं एज पर डिमॉर्गन्स लॉ ए प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो यहाँ से बी प्लस बी बार सी को उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बी प्लस बी बार हो जाएगा और ये बी प्लस सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू वन हो गई, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इन ए थ्री फेज फुल वेव एसी टू डीसी कन्वर्टर रिपल फ्रीक्वेंसी, थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर है, थ्री फेज फुल वेव, मतलब ये कौन सा कन्वर्टर है, सिक्स पल्स कन्वर्टर की बात कर रहा है। सिक्स पल्स कन्वर्टर जिसके एक साइकिल 2 पाई में कितने पल्स मिलते हैं, सिक्स पल्स, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे एक साइकिल में छह पल्स मिलते हैं। तो एक्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी सिक्स टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए थ्री इन ए थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर विद इंक्रीजिंग इंक्रीज ऑफ ओवरलैप एंगल द आउटपुट डीसी वोल्टेज। अगर सिंपल, अगर हम थ्री फेज की बात ना करें, अगर सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, तो सपोज हमको नॉर्मल में, तो सपोज हमने अल्फा पे फायर किया तो आउटपुट वोल्टेज समझ लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ, ये पाइप पे ऐसा मिलता है। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड में सारे थायरिस्टर ऑन होते हैं, तो उस समय आउटपुट वोल्टेज हमको जीरो मिलता है। सपोज हमने इतना आपका ओवरलैप पीरियड था म्यू तक, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक में अभी जीरो मिलने लगेगा, जीरो मिलने लगेगा। फिर नेक्स्ट आउटपुट ऐसे मिलेगा। फिर अगर मान लीजिए ओवरलैप हमने बढ़ाया, तो फिर आउटपुट हमको इतना मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और सेम चीज आपका है इसमें भी थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में भी होगा। जैसे जैसे हम ओवरलैप एंगल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते द आउटपुट वेवफॉर्म गिवन बिलो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा बना है, ऐसे है, फिर ऐसे है और ये ऐसे है। ये किसका है, ये आउटपुट वेवफॉर्म कंट्रोल रेक्टिफायर का है। आपने पढ़ा होगा कि एक वोल्टेज कंट्रोलर होते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, जिसमें अगर ऐसे थायरिस्टर एंटी पैरेलल कनेक्ट कर दें और अगर लोड रजिस्टिव हो, तो ड्यूरिंग फर्स्ट, अगर सपोज इनपुट सिग्नल साइन बी एम साइन ओमेगा टी हो, तो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये थायरिस्टर टी वन ऑन होगा अगर हम अल्फा पे फायरिंग करते हैं, और ये निगेटिव वाले में ये वाला ऑन हो जाएगा। तो इसलिए जैसे पॉजिटिव में ऐसे पल्स मिलेगा और निगेटिव में ऐसे मिलेगा, फिर पॉजिटिव में ऐसे, फिर निगेटिव में ऐसे।
तो इसलिए ये जो है एसी वोल्टेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए सिंगल एससीआर इज इंसर्टेड बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड लोड आर। तो ये एक सप्लाई है और एससीआर को इंसर्ट किया गया इन बिटवीन, और इस सप्लाई की वैल्यू दी है 200 साइन 3140, ये थायरिस्टर है, और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का। इफ गेट इज ट्रिगर्ड वोल्टेज लैग द एसी सप्लाई वोल्टेज बाय 120 डिग्री, ठीक है, दैट इज अल्फा की वैल्यू जो है 120 डिग्री दी है। एवरेज लोड करंट कितना होगा, आई नॉट एवरेज बताना है। आई अगर सपोज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट एवरेज है, आई नॉट एवरेज कितना हो जाएगा, वी नॉट एवरेज बाई आर, आर की वैल्यू 10 दी है, तो हमको ओवरऑल पहले वी नॉट एवरेज बताना होगा। तो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बनता है, ऐसे ये अल्फा पाई, फिर ये 2 पाई, और फिर ये 2 पाई प्लस अल्फा से अगेन ये रिपीट होता है। तो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो आता है वो आता है आपका Vm अपान 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से Vm की वैल्यू है 200 बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 बाई पाई इंटू 1 - 1/2, तो ये कितना आ गया 100 बाई पाई, और ये 1/2, तो ये कितना आ गया 50 बाई पाई। वोल्टेज आ गया तो आई नॉट एवरेज हम निकाल लेंगे, तो आई नॉट एवरेज कितना आ जाएगा 50 बाई पाई डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ रहा है 5 बाई पाई एम्पियर। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है कि एनएससीआर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एनएससीआर हैज हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग ऑफ 3 किलो एम्पियर फॉर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फाइंड द वन साइकिल सर्च करंट रेटिंग, वन साइकिल सर्च करंट रेटिंग बताना है। तो कह रहा है कि एससीआर है हाफ साइकिल सर्च करंट रेटिंग 3 किलो एम्पियर है, तो हमको वन साइकिल सर्च करंट रेटिंग है। हम जानते हैं कि एक रिलेशन होता है आई स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू वन सब साइकिल करंट रेटिंग इंटू स्मॉल टी। तो ये हो गया आपका वन साइकिल करंट रेटिंग, वन साइकिल करंट रेटिंग। और ये सपोज सब साइकिल में अब हाफ साइकिल का दिया है, तो ये हाफ साइकिल मान लेंगे, हाफ साइकिल करंट रेटिंग। तो हाफ साइकिल के लिए हम टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, T/2 पुट करेंगे। तो हमको वन साइकिल की वैल्यू बतानी है, तो आई स्क्वायर वन साइकिल करंट रेटिंग इंटू टी इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हाफ साइकिल करंट रेटिंग की 3 किलो एम्पियर दिया, मतलब 3000 का स्क्वायर इंटू ये हो गया T/2, तो टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो आई वन साइकिल करंट रेटिंग यही बतानी है। तो ये रूट ओवर 3000 का स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 3000 बाहर आ जाएगा डिवाइड बाई √2, तो 3000 इंटू 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707, तो 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, और 3 स्थान पे दशमलव इंटू 10⁻³ तो ये कितना आएगा 2121 एम्पियर। तो देख लीजिए अप्रोक्सीमेट कौन सा मैच हो रहा है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द थायरिस्टर इन द फिगर इज टर्न ऑन एट t बराबर 0, तो इस थायरिस्टर को ऑन किया गया एट t बराबर 0 पे। द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इनिशियली अनचार्ज, तो इंडक्टर में इनिशियल करंट 0 है और कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज भी 0 है। द स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि जिसमें जो पीक करंट आती है वो आती है Vs√C/L sin ω/t, और जो VCT आता है ना वो आता है Vs1 - cos ω/t। अगर आप मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर देखेंगे तो मैंने उसमें पढ़ा रखा है कि ये रिलेशन कैसे आते हैं। तो एट दिस स्टेडी स्टेट कब इसमें रीच होता है एट ω/t = पाई पे। तो VC स्टेडी स्टेट हमसे पूछा है, तो Vs1 - cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो कितना आ जाएगा 2 × Vs, तो ये 2 × 20 कितना आ गया 40 वोल्ट। तो इसलिए इसका ऑप्शन
क्या होगा 40 वोल्ट होगा। तो ये स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज कितना होगा 40 वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पावर मॉसफेट क्या है? करंट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस है, नन ऑफ द एबव। तो देखिए पावर मॉसफेट जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, ठीक है। तो क्योंकि पावर मॉसफेट जो होती है मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होती है, तो इसमें जो इनपुट होती है उसको इनपुट में हम करंट के थ्रू नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, हम उसको वीजीएस के थ्रू, गेट टू सोर्स वोल्टेज के थ्रू मॉसफेट के इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ये जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 10 ओम ए 1 हेनरी इंडक्टर एंड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन इज ड्राइवन बाय ए यूनिट स्टेप करंट। यूनिट स्टेप करंट के द्वारा ये ड्राइव की जा रही है। अंडर स्टेडी स्टेट द सोर्स करंट फ्लोज थ्रू। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इसको एक यूनिट स्टेप करंट से सप्लाई किया जा रहा है। यूनिट स्टेप करंट का मतलब है 1 एम्पियर की ये करंट है यूनिट स्टेप, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में हम जानते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर अंडर स्टडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। सर्किट इन स्टडी स्टेट, सर्किट आपकी स्टडी स्टेट में कैसी बन जाएगी, ये 1 एम्पियर की करंट होगी, और ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, और कैपेसिटर ओपन हो गया। तो हम जानते हैं कि करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो टोटल करंट किससे पास होगी, इंडक्टर से पास होगी, ठीक है। तो ये टोटल इनपुट करंट 1 एम्पियर करंट किससे पास होगी, इस इंडक्टर जो शॉर्ट सर्किटेड है। तो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन सोर्स करंट फ्लोज थ्रू इंडक्टर, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सीरीज सर्किट शोन इन फिगर फॉर सीरीज रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर के। सीरीज रेजोनेंस कब अकर होता है, जब मॉड एक्सएल इक्वल टू मॉड एक्सी होता है। अंडर सीरीज रेजोनेंस हमको के की वैल्यू बतानी है, के कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज करिए यहाँ से कोई भी करंट आई फ्लो हो रही है, तो सेम करंट इससे भी पास होगी और सेम करंट इससे भी पास होगी। तो उस समय हम जानते हैं कि जो एल, अगर इसका सपोज करिए इंडक्टेंस L1 है और इसका इंडक्टेंस L2 है, और उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो वो हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। अगर हम बोथ साइड में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा एल इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 प्लस 2 इंटू ओमेगा एम। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस एल इक्वलेंट इक्वल टू एक्स एल वन प्लस एक्स एल टू प्लस 2 एक्स एम, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो एम होता है वो होता है के रूट ओवर L1 इंटू L2। तो यहाँ से हम अगर इसमें भी बोथ साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे फ्रीक्वेंसी से के, तो ये रूट में जब फ्रीक्वेंसी जाएगी तो ओमेगा L1 इंटू ओमेगा L2 होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स एल वन एक्स एल टू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स एम। तो यहाँ से एक्स एम, तो यहाँ से देखिए एक्स एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो के एक्स एल वन की वैल्यू क्या है 2 ओम में दिया, तो ये एक्स एल वन है तो ये 2 हो गया। एक्स एल टू की वैल्यू 8 है, तो एक्स एम की वैल्यू यहाँ से के इंटू 8, ये 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो एक्स एम बराबर 4 इंटू के आया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब ये इस इक्वेशन से देखें, एट इस कंडीशन से, तो मॉड एक्स एल इक्वलेंट कितना हो जाएगा, एक्स वन एल वन एक्स एल टू प्लस 2 एक्स एम इक्वल टू एक्स सी, दैट इज मॉड एक्स सी। तो एक्स एल वन की वैल्यू है देखिए ये 2 है, एक्स एल टू 8 है, प्लस 2 एक्स एम, 2 इंटू ये एक्स एम की वैल्यू कितनी आई है 4 इंटू के, 4 के इक्वल टू एक्सी की वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका 12 है। तो ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 4 के इक्वल टू 12 माइनस 10, ये 12 माइनस 10 तो कितना आ गया 2 आ गया।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आई 1/4। तो k की वैल्यू आपकी 1/4। तो देखिए इसका डेसिमल में तो 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए नेटवर्क है 7 नोड, n की वैल्यू 7 है और लूप जो है इंडिपेंडेंट लूप 5 है, तो ब्रांच क्या होगा? तो ब्रांच क्या होता है L-1 प्लस n होता है। तो 5 - 1 प्लस 7 हो जाएगा। तो 6 प्लस 7 कितना आएगा 11 ब्रांच आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द आउटपुट ऑफ ए स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप गिवन yt की वैल्यू दी है यहाँ से 1 - 2/√3 e की पावर -t cos √3t -π/6। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? देखिए यूनिट स्टेप रिस्पांस फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमको पता है ct जो होता है वो कितना होता है 1 - e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई 1 - जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी +5 होता है। अब लेकिन ये कॉस में है तो हम इसमें क्या कर देंगे +π/2 कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको कॉस साइन में बनाने के लिए क्या करूँगा यहाँ पे π/2 ऐड कर दूंगा। तो इसमें मैं जब यहाँ पे ये साइन हो जाएगा और इसमें जब मैं π/6 प्लस π/2 करूँगा तो यहाँ से देखिए ये कितना है 30 है और ये 90 है। तो 90 से 30 गया 60 होगा। 60 होगा दैट मीन्स हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं +π/3 लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और ये एंगल अभी कितना हो गया π/3 हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया π/3। तो यहाँ से फाइ कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को तो फाइ की वैल्यू कितनी आ गई π/3 और फाइ की वैल्यू क्या होती है कॉस इनवर्स जीटा होती है। तो यहाँ से जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5। और यहाँ से देखिए तो e की पावर -t मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो इसका मतलब जीटा ओमेगा 1 की वैल्यू 1 है। यहाँ से जीटा ओमेगा एन जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आपकी इससे कोफिशिएंट कंपेयर करें तो ये 1 है और जीटा की वैल्यू 1/2 को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ओमेगा एन की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखना जानते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 है तो ये 4 हो गया एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा की वैल्यू 1/2 आई है और ओमेगा एन की वैल्यू 2 है ये यस प्लस ओमेगा एन 4 हो गया तो ये कितना हो गया 4 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच हो रहा है। तो इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ ए सिस्टम शोन इन बिलो द ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो हमको मेसन गेन फार्मूला बता से लगाना होगा दैट इज CS/RS ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1/डेल्टा समेशन ओवर पी डेल्टा एंड डेल्टा के। ठीक है। तो यहाँ से देखिए पी जो होता है फॉरवर्ड पाथ होता है। तो देखिए ये इनपुट है ये आउटपुट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है तो केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ बनेगा ऐसे। और कोई तो यहाँ से अगर हम चले तो रिटर्न आए तो फिर ये फॉरवर्ड पाथ को टच करता तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा ये भी फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा ऐसे ये भी फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा तो फॉरवर्ड पाथ एक ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको P1 del 1 बाई डेल्टा। ठीक है। तो P1 तो हमको पता चल गया कि जो फॉरवर्ड पाथ है वो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 है और डेल 1 बराबर क्या होता है 1 माइनस नॉन टचिंग लूप। तो ये लूप तो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है बट ये दोनों लूप नहीं टच कर रहे हैं। तो 1 माइनस ये लूप कितना हो जाएगा -3/s हो जाएगा। तो -3/s और ये बड़ा वाला लूप कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 -24/s हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 27/s आ गया डेल्टा 1। ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे
डेल्टा की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, डेल्टा की भी वैल्यू, तो डेल्टा क्या होता है 1 माइनस समेशन ऑफ लूप, तो समेशन ऑफ लूप क्या है -2/s, और ये कितना है -3/s, माइनस ये बड़ा वाला तो 24/s हो गया। तो यहाँ से इसको, और देख लीजिए अगर कोई दो नॉन टचिंग लूप है तो वो भी लिखते हैं, तो प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप, तो ये देखिए ये वाला लूप और ये वाला लूप नॉन टचिंग है, तो ये -2/s इंटू -3/s हो जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये देखिए 3 2 5 29s हो गया, तो 1 प्लस 29/s प्लस 6/s, तो इसको ये एस स्क्वायर होगा, एस इंटू एस स्क्वायर होगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 29s प्लस 6 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। तो हम यहाँ से इस ट्रांसफर फंक्शन में रख देंगे, तो जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा P1 की वैल्यू 1 इंटू ये कितना है 1 प्लस 27/s, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं s प्लस 27 टोटल डिवाइड बाई s हो जाएगा, तो s प्लस 27/s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 29s प्लस 6 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो उसके एक एस से ये वाला एस कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एस प्लस 27 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 29s प्लस 6। तो उस हिसाब से आपका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एस प्लस, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देख लीजिए एस प्लस 27 एस स्क्वायर प्लस 29s प्लस 6, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एसिम्प्टोट ऑफ रूट लोकस, एजिम ये सपोज हमारा वाई एक्सिस जे एक्सिस है, तो एसिम्प्टोट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको बताना है सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाई टोटल पोल माइनस टोटल जीरोस। तो यहाँ से देख लीजिए इसके पोल कितने हैं 0 -1 -3, तो ये तो रियल ही हैं, तो यहाँ से समेशन करेंगे तो प्लस माइनस 3, जीरोस तो है नहीं तो ये 0 हो गया, टोटल पोल 3 है और जीरो जीरोस हैं, तो ये कितना आ गया -4/3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.33, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको इस बूलियन एक्सप्रेशन का एफ बताना है। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट पी है, तो इस इस पी फंक्शन को हम बताते हैं। सबसे पहले ये पी कितना आएगा, तो जब एक्स की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे दैट इज एक्स बार वाई आएगा, और यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे तो आंसर x इंटू 0 आएगा, तो ये p की वैल्यू कितनी आ गई x बार y आ गई, तो यहाँ पे इनपुट में x बार y आया, तो यहाँ पे कितना आ गया इनपुट में x बार y, और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दैट इज x बार y का बार हो जाएगा। तो यहाँ से f को अब लिख लेंगे, तो f के लिए z, अब इसको सेलेक्ट करना है तो z बार x बार y हो गया, अब z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो प्लस z, और ये x बार y का होल बार, तो यहाँ से इसको हम सिंपल एक्स वाई जेड के फॉर्म में बना लेंगे, तो ये z और x पे 2 बार आ जाएगा और ये प्लस y का बार आ गया, तो ये बार दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x बार y z बार प्लस z x प्लस y बार आ गया, तो यहाँ से x बार y z बार प्लस x z प्लस y बार z। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एक्स बार वाई जेड, ये नहीं है एक्स बार वाई जेड, एक्स जेड और वाई बार जेड, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेज आर लोकेटेड इन द फ्री स्पेस एट पॉइंट 0030 एंड 04। तो सपोज करिए कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, 2D स्पेस है। इसमें कह रहा है कि एट 00 पे जो चार्ज है वो Q1 है, और 3, 0 पे, इस 3, 0 पे चार्ज Q2 है, और 0, 4 पे
0,4 पे चार्ज आपका Q3 है। कह रहा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द स्फीयर ऑफ 5 मीटर रेडियस। तो अगर मैं 5 मीटर रेडियस का एक स्फीयर यहाँ पे बनाऊं, सपोज ये 5 मीटर का है, तो इनसे बड़ा ही होगा, 4 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस 5 मीटर का है, ये रेडियस 5 मीटर का है। तो इस रेडियस में ये भी चार्ज इंक्लोज्ड है, Q3 वाला, ये Q1 वाला और Q2 वाला। तो एज पर गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस आर स्फीयर। तो टोटल चार्ज इंक्लोज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों है। Q1 की वैल्यू आपकी देख लीजिए 5 इंटू 10⁻⁸ है, और आपकी Q2 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁸, और Q3 की वैल्यू है आपकी -6 इंटू 10⁻⁸। तो देख लीजिए 5 4 9, 6 है ना, नहीं 8 है, तो ये भी 8 है। ठीक है, तो देखिए 5 4 9, और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 3 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ पे गॉस लॉ लगाना था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट स्फीयर। ओके, तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए डीसी टू डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर इज ऑपरेटेड विद द कंटिन्यूअस करंट मोड, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में है, करंट मोड। इफ द इनपुट वोल्टेज Vs की वैल्यू 50 वोल्ट दी है, एंड ड्यूटी साइकिल अल्फा की वैल्यू, या डी कई लोग बोलते हैं, 0.6 दी है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डीसी का मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो बक बूस्ट कन्वर्टर में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है वो होती है अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा इंटू Vs। तो यहाँ से 0.6, 1 माइनस 0.6 इंटू 50, तो यहाँ से 0.6 बाई, ये कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 50। तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 1.3/2, मतलब ये 1.5 इंटू 50, 15 पचे 75, और ये जीरो एक स्थान पे 10 तो कितना आ रहा है, 75 वोल्ट। तो 75 वोल्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि एज कंपेयर टू बीजेटी मॉसफेट हैज, मॉसफेट की जो हैज हायर स्विचिंग लॉसेस, हायर कंडक्शन लॉसेस, लो स्विचिंग लॉसेस एंड हायर कंडक्शन लॉसेस। देखिए मॉसफेट जो होती है मेजॉरिटी कैरियर लैस होती है, और इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे फास्ट होती है। फास्ट होगी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो स्विचिंग लॉस क्या होगा, कम होगा। स्विचिंग लॉस क्या होगा, कम होगा। जितना स्पीड स्लो होगी स्विचिंग ऑपरेशन की, तो लॉसेस उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो मॉसफेट की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इसकी स्विचिंग लॉसेस क्या होंगे, कम होते, लो स्विचिंग लॉसेस। और ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, इसमें जो कंडक्शन लॉसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने डिस्कस किया, तो इसका ऑप्शन बी होगा, मॉसफेट इज द मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस या एप्लीकेशन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कहा था कि द वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ एन ओप एम्प शोन बिलो। तो ये हमारा वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म प्लॉट किया गया। द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बताना, तो गेन इनटू बैंडविड्थ कितनी होगी हमको ये बताना है। देखिए गेन इसकी 80 माइनस 0, 80 dB का गेन दिया है, तो गेन इन dB कितना दिया है, मतलब ये इसको बोले सही में तो ये dB में है, dB में दिया है, तो ये कितना है 20 log गेन AB इक्वल टू 80 dB, और इसका बेस 10 होता है, तो log बेस 10 गेन AB बराबर 4। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁴। ठीक है, और इसकी बैंडविड्थ देखिए, यहाँ से सिग्नल कहाँ से 20 हर्ट्ज है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, तो बैंडविड्थ ये आपकी कितनी है 20 हर्ट्ज है। तो हमको गेन इनटू बैंडविड्थ बताना है, गेन इनटू बैंडविड्थ कितनी होगी, तो गेन आपकी हो गई 10⁴ इंटू 20। अब ऑप्शन में मेगाहर्ट्ज 200, अच्छा चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको हम 200 इंटू 10⁻³ लिखे, तो इसको हम लिखेंगे 200 किलो हर्ट्ज।
तो देख लीजिए किलोहर्ट्ज में ऑप्शन है क्या? हाँ, तो देखिए इस पे 200 किलोहर्ट्ज का ऑप्शन है, तो इसलिए ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस सिग्नल में क्या कहा था कि द फिगर शोन इन फिगर विद आइडियल ऑपरेशन Vm इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी मिली वोल्ट दी आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो यहाँ अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज 5 sin ओमेगा टी होगा। एज पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 5 sin ओमेगा टी हो जाएगा। और यही तो वोल्टेज देखिए यहाँ से कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 5 sin ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसलिए वी आउट की वैल्यू कितनी होगी? 5 sin ओमेगा टी। तो ये एज ए बफर काम कर रहा है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है, ठीक है। तो वी आउट की वैल्यू 5 sin ओमेगा टी होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 sin ओमेगा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द करंट ड्रॉन बाय डीसी सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 12 एम्पियर, what is the uh, what is the increase in torque expressed in percentage of the initial torque? ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर है, तो देखिए टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के, ठीक है। तो सीरीज मोटर है तो फाई प्रोपोर्शनल होगा आई ए के, तो टॉर्क जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के। तो टी टू बाई टी वन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आई ए टू बाई आई ए वन। तो यहाँ से आई ए टू की वैल्यू 12 है और आई ए वन की वैल्यू 10 है, और ये क्या होगा? स्क्वायर में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये रिलेशन स्क्वायर में आया, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1.2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.44 आ जाएगी, मतलब टी टू इक्वल टू 1.44 टी वन। तो हमको परसेंटेज इंक्रीज बताना है, दैट मीन्स हमको परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क बताना है। तो टी टू माइनस इनिशियल टॉर्क डिवाइड बाई इनिशियल टॉर्क इंटू 100। तो टी टू की वैल्यू 1.44 टी वन माइनस टी वन डिवाइड बाई टी वन इंटू 100, तो कितना आएगा? यहाँ से 44% आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज हाफ, कीप लो टर्क वेरिंग एज ए स्क्वायर ऑफ द स्पीड। और टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर रहा है? डीसी शंट मोटर इज हाफ, टर्मिनल वोल्टेज को हाफ कर रहा है और टर्क जो है स्क्वायर ऑफ स्पीड में वेरी हो रही है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पीड इज ऑफ क्या होगा? स्पीड रिमेन्स अनअल्टर्ड, आर्मेचर करंट इज डबल्ड, आर्मेचर करंट इज अनअल्टर्ड। तो देखिए डीसी शंट मोटर है, तो डीसी शंट मोटर कैसा होता है? उसके देखिए ये रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस आरएसएच होता है, और ये इसका आर्मेचर होता है, ठीक है, शंट मोटर। और ये टर्मिनल वोल्टेज वी है, ठीक है, इनिशियली। हम जानते हैं कि एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई 5, ठीक है। अब जो V होता है मोटर में, V जो होता है EB प्लस IA RA होता है। अभी इस क्वेश्चन में जो इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है, तो मैं यहाँ पे इस केस में 0 कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो V है नियर अबाउट EB के बराबर है, तो इसलिए मैं इसको V बाई 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसको V बाई 5 लिख रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ से जो शंट करंट होती है, शंट में जो ISH होती है वो होती है V बाई RSH। इसका मतलब यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो, और ये आईएसएच होती है ये फाई के प्रोपोर्शन में होती है, आईएसएस जो होती है वो फाई के प्रोपोर्शन में होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी बाई आई एस एच भी लिख सकते हैं, वी बाई आई एस एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये निकला कि एन इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई आई एस एच। तो अगर मैं दो स्पीड कंसिडर करूं कि पहले की कंडीशन में और जब हमने वोल्टेज को हाफ किया, उस केस में पहले सपोज करिए स्पीड n1 थी, बाद में स्पीड n2 हो गई, तो n2 बाई n1 बराबर ये v2 बाई v1, और ये क्या हो जाएगा? आई एस एच वन बाई आई एस एच टू हो जाएगा। तो ये n2 बाई n1, v2 की वैल्यू क्या की गई है? हाफ की गई है, मतलब v1 बाई 2 की गई है, ये v1 है, और ये आपका है आई एस एच वन, आई एस एच वन डिवाइड बाई आई एस एच टू। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 आई एस एच वन आई एस एच टू एन टू बाई एन वन। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आई एस एच इज प्रोपोर्शनल टू वी है,
तो आई एस एच प्रोपोर्शनल टू वी है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आई एस एच वन की जगह वी वन लिख सकते हैं और आई एस एच टू की जगह वी टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 1/2 वी वन और वी टू क्या है, वी वन बाई टू है, तो वी वन बाई ये टू है, तो टू से टू कट गया, वी वन से वी वन कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन हो गई। और ये किसके बराबर है, एन टू बराबर बाई एन वन है, तो एन टू की वैल्यू क्या आ रही है, एन वन के बराबर आ रही है। इसका मतलब जो स्पीड है वो क्या है, अनअल्टर्ड है, चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पीड हाफ होगी, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए एक और इसमें इंफॉर्मेशन दी कि टॉर्क इज वेरिंग स्क्वायर ऑफ द स्पीड, टॉर्क जो है स्क्वायर ऑफ द स्पीड से वेरी कर रहा है, सॉरी, टॉर्क जो है स्क्वायर ऑफ स्पीड से वेरी कर रहा है, टी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। और ये एक शंट मोटर है, तो टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के, तो फाई जो है प्रोपोर्शनल है आई एस एच के और ये आई ए हो गया। तो यहाँ से हम एक और रिलेशन बना सकते हैं कि ये एन टू बाई एन वन का होल स्क्वायर बराबर, अब टॉर्क को टी टू बाई टी वन लिखेंगे, और तो टी टू बाई टी वन बराबर टॉर्क आई एस, इससे क्या हो जाएगा, ये आई एस एच टू इंटू आई ए टू बाई आई एस एच वन इंटू आई ए वन। और एन टू और एन वन यहाँ से देखिए हमने फाइंड आउट किया था कि एन टू और एन वन दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू वन हो गई। और आई एस एच टू है ना, तो इससे देखिए यहाँ पे इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एन टू बाई एन वन की जब वैल्यू वन है तो इसका मतलब 1/2 आई एस एच वन बाई आई एस एच टू बराबर वन। तो यहाँ से आई एस एच टू क्या हो गया, हाफ ऑफ आई एस एच वन, तो इसका आधा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1/2 आई एस एच वन, इस आई एस एच टू की जगह इंटू आई ए टू डिवाइड बाई आई एस एच वन इंटू आई ए वन। तो यहाँ से आई एस एच वन से आई एस एच वन कट गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आई ए टू बाई आई ए वन, और ये 1/2 है तो टू इधर आ जाएगा, तो ये टू हो जाएगा, तो आई ए टू कितना आ रहा है, टू टाइम्स ऑफ आई ए वन। तो आर्मेचर करंट क्या आ रही है, डबल आ रही है, आर्मेचर करंट इसकी डबल आ रही है। तो आर्मेचर करंट इज डबल, हाँ ये वाला सही है, ये भी सही है। आर्मेचर करंट अनअल्टर्ड, ये ऑप्शन गलत है, तो 2 और 3, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a voltage of 400 sin 314.160 is applied to a single phase transformer on no load. If no load current is if no load current is s- इतना, then magnetizing branch impedance will be approximately। तो देखिए अंडर नो लोड कंडीशन में जो सर्किट डायग्राम होता है वो ऐसा बनता है। अब नो लोड है तो करंट लोड में कितनी जाएगी, आई लोड करंट कितनी होगी, जीरो होगी। नो लोड करंट यही आई नॉट होता है, सप्लाई में भी आई नॉट ही फ्लो होगी, और ये सप्लाई वोल्टेज वी एस की वैल्यू 400 साइन 314.160 दिया है, और ये नो लोड करंट की वैल्यू ये दी है, तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से वही तो पूछा हमसे, वी नॉट टी बाई आई नॉट टी हो जाएगा, वी नॉट टी बाई आई नॉट टी। तो ये कितना हो जाएगा, 400 साइन 314.160 डिवाइडेड बाई 2 साइन 314.160 माइनस 85। तो इसको हम फेजर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 400 एंगल 0, और इसको लिखेंगे 2 और एंगल माइनस 85। तो ये कितना आ जाएगा, 200 और एंगल ऊपर जाएगा तो प्लस 85 हो जाएगा। तो इम्पिडेंस कितना आ रहा है, 200 प्लस 85, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ए 100 केवीए 11,000 बाई 400 वोल्ट डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर 0.02 and 0.07 per unit respectively. The phase impedance of three phase transformer refer to primary side। तो देखिए एक है डेल्टा साइड, ठीक है, ये डेल्टा साइड है और ये है स्टार्ट साइड, ठीक है।
तो पर यूनिट इम्पीडेंस किसी भी साइड में ले, चाहे इधर साइड ले चाहे इधर साइड ले, तो पर यूनिट इम्पीडेंस तो हमारा दोनों बराबर होगा। तो हमको इम्पीडेंस, एक्चुअल इम्पीडेंस एचवी साइड में बताना है। दैट मीन्स कि हमको 11,000 वोल्ट के साइड में बताना है, प्राइमरी साइड। मतलब कंसिडर करेंगे एचवी साइड ही हमारा क्या होता है, प्राइमरी साइड होता है। तो यहाँ पे जो पर यूनिट इम्पीडेंस है कितना है, 0.02 प्लस जे 0.07 पर यूनिट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो जेड पर यूनिट होता है वो होता है जेड एक्चुअल अपन जेड बेस। अब डेल्टा साइड में निकाले तो हमको डेल्टा साइड का बेस इम्पीडेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ से जेड एक्चुअल क्या आ जाएगा, जेड पर यूनिट इंटू जेड बेस ऑन डेल्टा साइड। ठीक है, जेड बेस ऑन डेल्टा साइड। तो जेड बेस ऑन डेल्टा साइड कितना हो जाएगा, जेड बेस ऑन डेल्टा साइड वो कितना हो जाएगा 3 VPH। तो 3 VPH स्क्वायर बाई जेड लिखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार डेल्टा साइड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये 11,000 वोल्ट है। तो यहाँ पे 3 VPH मतलब 11,000 का होल स्क्वायर, मतलब 11,000 इंटू 11,000 डिवाइड बाई जेड। 3 VPH का स्क्वायर अपान एस बेस होता है इन 3 फेज। मतलब अगर सिंगल फेज लिखते हैं तो वीबी स्क्वायर बाई एस बी लिखते हैं। और इसमें क्या होगा, 3 VPH इस डेल्टा के लिए जो जेड बेस हो जाएगा वो 3 VPH अपान एस बी 3 फेज हो जाएगा। ठीक है, एस बी 3 फेज। तो यहाँ पे एस बी 3 फेज की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 100 kVA दी है। तो 100 × 10⁻³ हो गई, 100 × 10⁻³ तो ये 10⁻³ से इसके 3 जीरो कट गए और इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना आ रहा है, 3 11 121 और एक जीरो बचा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 0 0, 3 3 3 6 और 3 3630 जेड बेस आ गया डेल्टा का। तो हमको जेड एक्चुअल बताना है, तो ये 3630 ये आ गया। और पर यूनिट वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे, 0.0 प्लस जे 0.07। तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 3 6, 2 छक्के 12 और एक हाथ में 2 3 6 1 7 और 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, प्लस जे 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 सुनाई सुन्ना, 7 त्रिक 21 दो हाथ में और 7 छक 42 दो 44 और हाथ में 4, 7 त्रिक 21 4 25 और 2 स्थान पे दशमलव। तो देख लीजिए कौन सा 72.6 और 254.10। तो देख लीजिए ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू ए इनफाइनाइट बस। ये एक सिंक्रोनस जनरेटर है और वो इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है। सपोज करिए इसका वोल्टेज V है। इज ओवर एक्साइटेड, जो सिंक्रोनस जनरेटर है सपोज करिए इसका रिएक्टेंस एक्सेस है, ये ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड। ठीक है, ओवर एक्साइटेड। कंसिडर ओनली रिएक्टिव पावर। अब ये कंसिडर करना कि रिएक्टिव पावर को ही कंसिडर करिए। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिस्टम मशीन एक्टेज है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन जो ये सिंक्रोनस जनरेटर है अगर वो ओवर एक्साइटेड में है तो किस तरह से काम करिए। सबसे पहला पॉइंट कि एन ओवर एक्साइटेड जनरेटर ऑलवेज ऑपरेट एट व्हाट, लैगिंग पावर फैक्टर। ओवर एक्साइटेड जनरेटर किस पावर फैक्टर पे काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे। और चूंकि ये जनरेटर है तो ये सप्लाई क्या करेगा, सप्लाई लैगिंग वार, लैगिंग लैगिंग वार मतलब लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो लैगिंग, अब ये बताइए कि लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई कौन करता है, कैपेसिटर ही तो सप्लाई करता है। और इस लैगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कौन करता है, इंडक्टर करता है। इसका मतलब ये जो जनरेटर होगा एज ए कैपेसिटर क्या करेगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एक एज ए कैपेसिटर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन 38 में क्या करें कि ए 3 फेज सेलियन पोल सिंक्रोनस मोटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। एक 3 फेज सिंक्रोनस सेलियंट पोल है, वो इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है। सेलियंट का मतलब ऐसा उसके जो रोटर होगा सेलियंट टाइप का आ जाएगा। ठीक है, वो इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है।
इट इज ऑपरेटेड एट नो लोड। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0 है, नो लोड पे है। नो लोड नॉर्मल एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन कौन सा है, नॉर्मल एक्साइटेशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन। कह कि द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द मोटर फर्स्ट रिड्यूस टू 0, देन इंक्रीज्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन ग्रेजुअली, देन आर्मेचर करंट। ठीक है, तो आर्मेचर तो हम क्या करेंगे, वी कर्व प्लॉट कर लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। तो वी कर्व हम प्लॉट किसके किसके बीच में करते हैं, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। ठीक है, आर्मेचर करंट तो सपोज करिए अभी ये हमारा वी कर्व है, ठीक है, ये हमारा है यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर, और ये हमारा ओवर एक्साइटेड लैगिंग मोटर है ना, हाँ मोटर है। ओवर एक्साइटेड यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर होता है, अंडर एक्साइटेड, ये अंडर एक्साइटेड हो गया तो ये आपका क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो देखिए अभी के केस में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द नो लोड पे नॉर्मल एक्साइटेड पे है, मतलब आप क्या है, इस पोजीशन पे हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन पे, इस पॉइंट पे हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन पे। कह रहा है कि हम फील्ड करंट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द मोटर रिड्यूस टू जीरो। रिड्यूस टू जीरो का मतलब क्या है कि हम इसको कम करते, फील्ड को हम सपोज करिए ये एक्सिस को यहाँ पे ना बनाए तो ज्यादा सही होगा, ये वाला एक्सिस यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको मैं फिर से बना देता हूँ समझाने के तौर पे, इसको मैं यहाँ से पूरा हटा दे रहा हूँ। सपोज करिए ये आपका वी कर्व है, ठीक है, अभी यहाँ आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक, अभी ये आपका ओरिजिन है, सपोज ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर है एट नॉर्मल एक्साइटेशन, ये आपका क्या है, नॉर्मल एक्साइटेशन पोजीशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ओरिजिन है, दैट मीन्स यहाँ पे आई एफ की वैल्यू क्या है, 0, आई एफ की वैल्यू 0 है। अब एज पर गिवन क्वेश्चन क्या कर रहा है, फील्ड करंट को रिड्यूस टू 0 कर रहा है। आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है अभी मशीन एट नो लोड पे, एट नॉर्मल एक्साइटेशन पे है। तो जब आप फील्ड करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो ये आई ए का एक्सिस है, तो आर्मेचर करंट आपकी ग्रेजुअली क्या कर रही है, देखिए इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए आर्मेचर करंट तो पहले क्या होती है, इंक्रीज होगी, और जब फील्ड करंट 0 हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पे फील्ड करंट 0 है तो आर्मेचर करंट इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद से क्या कहता है कि द फील्ड करंट एक्साइटेशन रिड्यूस टू 0 एंड देन इंक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब अभी क्या कर रहा है कि अब निगेटिव साइड में भी इस करंट को, निगेटिव साइड में भी करंट को बढ़ा रहा है, निगेटिव साइड में करंट को बढ़ा रहा है, निगेटिव साइड में करंट को बढ़ा रहा है। तो देखिए जब फील्ड करंट को हम 0 करेंगे तो ये एज ए रिलक्टेंस मोटर काम करेगा। मैंने पिछले पिछले वाले टेस्ट में डिस्कस किया था कि एज ए रिलक्टेंस मोटर काम करेगा, और रिलक्टेंस मोटर की, और ये क्या करेगा, वन पोल पिच क्या करेगा, फिर से रिवर्स बैक आ करके फिर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करना चालू कर देगा। तो जैसे ही हमने फील्ड करंट को 0 रिवर्स डायरेक्शन बताया, तो ये जैसे नॉर्थ ये था, पहले साउथ था, फील्ड रिवर्स करने का मतलब अब ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, बस इतना ही है। अब फिर अगर यहाँ पे मैं एक और वी कर्व को प्लॉट करूं, तो अब ये जो यहाँ पे जैसे ये ओवर एक्साइटेड होता था, ये नॉर्मल एक्साइटेड होता था, तो ये नॉर्मल एक्साइटेशन होगा क्योंकि अभी फील्ड रिवर्स हो गई है, और ये ओवर एक्साइटेड पॉइंट होगा। तो अगर हम फर्दर हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में, अगर फर्दर हम रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड को यहाँ से घटाते जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमारी आर्मेचर करंट यहाँ से क्या होती जाएगी, स्टीपली, काफी तेजी से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्टीपली डिक्रीज हो रही है, और यहाँ से इंक्रीज हो रही है। तो देखिए कौन सा, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज स्टीपली, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि द स्पीड ऑफ थ्री फेज 440 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड ओवर वाइड रेंज फ्रॉम 0 स्पीड टू 1.5 times of the rated speed using a by keeping the flux in the machine constant, by keeping the flux in the machine in constant torque region by controlling the terminal voltage as the frequency changes.
दैट मीन्स कि ये वी बाई एफ कंट्रोल है, वी बाई एफ कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को तो चेंज कर रहा है बाई कीपिंग बाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि बाई कंट्रोलिंग द टर्मिनल वोल्टेज एज द फ्रीक्वेंसी चेंजेस, तो वोल्टेज को भी चेंज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी को चेंज इस तरह से कर रहा है सो दैट द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी? अब देखिए जो वोल्टेज होता है वो होता है रूट में 2 पाई एफ 5 एम एन इंटू वाइंडिंग फैक्टर। तो अगर वी बाई एफ लिखे तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? 5 के। तो देखिए, अब देखिए जैसे जैसे अगर अब यहाँ से इस ग्राफ से देखिए तो ये जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और लीनियरली क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है लीनियर रीजन में। लेकिन सपोज जैसे ही हम 50 हर्ट्ज पे पहुंचेंगे, 50 हर्ट्ज के बाद से देखिए अप टू एट 50 हर्ट्ज पे जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? रेटेड वोल्टेज होता है। तो 50 हर्ट्ज से तो नीचे हम वोल्टेज को घटा सकते हैं, रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज कम कर सकते हैं, दैट इज कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी को कम किए तो वोल्टेज को भी कम लीनियरली कर सकते हैं, या अप टू 50 तक वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये अप टू 50 हर्ट्ज तक में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लीनियरली बढ़ेंगे, बट आफ्टर 50 हर्ट्ज के बाद से हम रेटेड वोल्टेज से वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, तो वोल्टेज हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वोल्टेज को हमको आफ्टर 50 के बाद कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज द स्टार्टिंग टार्क ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टार्क एंड फुल लोड स्लिप एसएफएल की वैल्यू दी है 5% का मतलब 0.05, और देखिए ये रेटेड वैल्यू दी है कि आईएसटी जो है 7 टाइम्स ऑफ आईएफएल, ये इसकी रेटेड रेटिंग दी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इफ स्टार्टिंग टार्क ऑफ 0.5 पर यूनिट। अब देखिए स्टार्टिंग टार्क टाउ एस टी इन पर यूनिट क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू क्या होती है? जो फुल लोड वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये टाउ एस टी बाई टाउ एफ एल है, टाउ एस टी बाई टाउ एफ एल है। तो हमसे क्या कह रहा है कि पर यूनिट स्टार्टिंग करंट कितनी होगी? तो आई एस टी पर यूनिट क्या हो जाएगी? उसी तरह से इसको हम आई एस टी बाई आई एफ एल लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू। तो आई एफ एल रेटेड वैल्यू हो गई। तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि जो टाउ एस टी बाई टाउ एफ एल होती है वो होती है आई एस टी बाई आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। तो ये क्या है? टाउ एस टी पर यूनिट हो गई, और ये क्या हो गई? आई एस टी पर यूनिट हो गई, ये वाली वैल्यू स्क्वायर इंटू एस एफ एल की वैल्यू है 0.05, ठीक है। तो टाउ एस टी बाई टाउ एफ एल की वैल्यू है 0.5, और ये आ गया नीचे में 0.05 बराबर आई एस टी स्क्वायर पर यूनिट। तो ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50/5 आई एस टी पर यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ से आई एस टी पर यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 10 आएगी, और ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इसकी वैल्यू 3.16 आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि ए मूविंग कॉइल ऑफ ए मीटर हैज 100 टर्न्स, एन की वैल्यू 100 दी है, लेंथ एंड डेप्थ इतना दिया, इट इज पोजिशन इन ए यूनिफॉर्म रेडियल फ्लक्स डेंसिटी, बी की वैल्यू दी है 200 मिली टेस्ला, कॉइल कैरीज करंट की वैल्यू है 50 मिली एम्पियर, देन टॉर्क ऑन द कॉइल। मूविंग कॉइल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें टॉर्क जो होता है वो होता है बीना, BINA। तो देख लीजिए बी की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ करंट की वैल्यू है आपकी 50 इंटू 10⁻³ और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100, और एरिया लेंथ ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 200, और ये mm में है तो ये कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻6 हो जाएंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 10⁻6 कितना हो गया? 10⁻12 हो गया। पहले तो इनको लिख ले, ठीक है। उसके बाद से देखिए तो ये दो
एक 3 2 5, 5 शून्य हो गया 10⁵ और 5 दूना 10 करेंगे तो 10⁶ और इसका 2 10⁸ हो गया और ये 2 बचा इंटू 2 लिख लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। कितना 12 में से 8 गए 4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन अच्छा माइक्रो में लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं और 10⁻+2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए 10⁻2 कितना हो गया 100 इंटू 200 हो गया और ये 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो न्यूटन मीटर हो गया। तो 200 माइक्रो न्यूटन मीटर इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि एडीसी वोल्ट मीटर है जो सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट व्हेन इट्स मेजर हाफ ऑफ द फुल स्केल इन रेंज 100 वोल्ट रेंज द करंट टू द वोल्ट मीटर इज। देखिए जो सेंसिटिविटी जो फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है वो 1 ऑफ सेंसिटिविटी होती है ओम पर वोल्ट या ऊपर जाएगा तो ये वोल्ट पर ओम हो जाएगा और या करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1000 एम्पियर। एम्पियर हो गया ओम पर वोल्ट पर ओम क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 10⁻³ एम्पियर या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इसलिए लिख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा मिली एम्पियर में। तो हमारा करंट हाफ स्केल पे क्या हो जाएगा करंट एट हाफ स्केल कितना हो जाएगा हाफ ऑफ आईएसडी हो जाएगा तो 1/2 मिली एम्पियर होगा दैट इज 0.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ए मेटल स्ट्रेन गेज हैज द गेज फैक्टर 2। गेज फैक्टर की वैल्यू 2 दी है। कह रहा है कि नॉमिनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू है 120 अंडरगोज ए स्ट्रेन ऑफ 10⁻⁵ स्ट्रेन की वैल्यू एस की वैल्यू दी है 10⁻⁵ द वैल्यू ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। तो देखिए गेज फैक्टर जो होता है वो होता है डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई स्ट्रेन। तो हमसे ये डेल्टा आर पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन इंटू आर। तो गेज फैक्टर की वैल्यू है आपकी 2, स्ट्रेन की वैल्यू है 10⁻⁻5 इंटू 120। तो यहाँ से 240 इंटू 10⁻⁻5 ओम। तो इसको देख लीजिए अगर 100 से इसको डिवाइड करें 100 से तो 2.4 हो जाएगा और इधर 10⁻³ ओम बचेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए 12 दूना 24 तो 2.4 इंटू 10 हाँ इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बॉयलर है जो होम ए वाटर बॉयलर एट होम इज स्विच्ड ऑन टू ए एसी सप्लाई पावर एट 230 वोल्ट 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो कोई भी एक वाटर बॉयलर है सपोज करिए वाटर बॉयलर को किस में मेजर करेंगे रेजिस्टेंस में और उसके अक्रॉस एक साइनोसॉइडल वोल्टेज लगाया गया है 23 वोल्ट का। सपोज ये वीएम साइन ओमेगा टी है तो इसमें सपोज करिए करंट आईटी फ्लो हो रही है। तो आईटी कितना हो जाएगा वीएम बाई आर साइन ओमेगा टी। सपोज कर लीजिए ये क्या है आईएम है तो ये क्या हो गया आईएम साइन ओमेगा टी हो गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमको पता है वो होती है वीटी इंटू आई टी। वीटी इंटू आई टी। तो वीटी की वैल्यू क्या होती है वी एम साइन ओमेगा टी और आई टी है आपकी आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 1 - cos 2 ओमेगा टी। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे एक हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 माइनस वी एम आई एम बाई 2 cos 2 ओमेगा इंटू टी। ये देखिए डीसी पार्ट हो गया और ये वाला एसी पार्ट हो गया। हमसे क्या क्या बता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉयलर। तो ये एसी पार्ट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा है। तो इसका मतलब ये ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। तो हम क्या लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल टू 2 एफ लिख सकते हैं। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का कितना है डबल है दैट इज 100 हर्ट्ज आएगा।
तो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये पावर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कहा था कि इफ बोथ जनरेटर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर आर डबल्ड केवीए रेटिंग, एस की वैल्यू क्या होती है, पी प्लस जे क्यू, तो मॉड एस कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी सपोज करिए जब हमने इसका था कि इसको 2p कर दी पावर को और इसको हमने 2q कर दिया, तो s कितना हो जाएगा, तो सपोज s s डैश हो गया, तो ये कितना हो गया, p सॉरी 2p स्क्वायर हो गया और ये 2q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए आपका 2 बाहर आ गया और रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसकी वैल्यू मॉड एस है, तो 2 इंटू मॉड एस हो गया। तो इसका कितना हो जा रहा है, जो नया केवीए रेटिंग आ रहा है उसका डबल हो जा रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर द ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ ए डीसी मोटर। देखिए डीसी मोटर की जो इक्वेशन होती है वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। अब पावर आउटपुट क्या होता है, पावर आउटपुट ऑफ ए डीसी मोटर ई बी इंटू आई ए। आइए हम क्या लिख सकते हैं इसको, ई बी की जगह वी टी माइनस आई ए आर ए इंटू आई ए लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे वी टी इंटू आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए पी आउट। तो फॉर मैक्सिमम पावर हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डी पी आउट बाई डी आई ए इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी टी माइनस 2 IA आर ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आई ए की वैल्यू क्या आ रही है, वी टी बाई 2 RA अंडर मैक्सिमम पावर, अंडर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ से हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है ईबी और वीटी के बीच में। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे आई ए की जगह, तो यहाँ से देख लीजिए ईबी प्लस आई ए की वैल्यू क्या है, वी टी बाई 2 RA इंटू आर ए। तो आर ए से आर ए कट गया, तो ये कितना आ गया, ई बी प्लस वी टी बाई 2, और ये किसके बराबर है, वी टी के। तो यहाँ से ई बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 - 1/2 वी टी। तो ई बी की वैल्यू क्या आ रही है, वी टी बाई 2। तो ई बी की वैल्यू वी टी बाई 2 आ रही है, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि ए 3 फेज 4 वोल्ट 50 हर्ट्ज सेलियन पोल सिंक्रोनस मोटर विल बी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टार्क। हम जानते हैं कि जो पी मैक्स होता है वो होता है 3 EV/X। इसको 3 बाहर कर लेते हैं, EV/X साइन डेल्टा प्लस 1/2 1/x³ माइनस 1/xd साइन 2 डेल्टा। ठीक है, तो अगर हम इसका पावर एंगल कर्व बनाते हैं, पावर एंगल कर्व बनाए, तो मैं केवल पाई तक का एक साइकिल बना रहा हूँ। सपोज इसका बनाना है साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा आपका ऐसे बनेगा अप टू 0 to पाई। ये इसका पी मैक्स हो गया, EV/X जो की वैल्यू है EV/X की। अगर इसको दिखाए तो ये साइन 2 डेल्टा था, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो इसकी इसकी डबल होगी, मतलब इसकी एक हाफ साइकिल में इसकी 2 साइकिल आएंगी। तो इसकी 2 साइकिल बना लेते हैं, इसकी एक हाफ साइकिल में इसकी 2 साइकिल आएंगी। अब ये दोनों ऐड हुए हैं यहाँ पे देखिए, तो अगर इन दोनों को ऐड करें, मैं यहाँ से ये फार्मूला इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इनको ऐड करके दिखाऊं, और इसको मैं अलग पेन से। तो देखिए यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमा, और यहाँ पे तो पीक यहाँ पे कहीं आएगा, पीक यहाँ पे आएगा, और ये है आपका 90 डिग्री। तो इनको आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मिनिमम ऐसे स्टीप होकर के यहाँ पे जीरो, यहाँ ऐड करेंगे तो ये जीरो आएगा। तो ये आएगा रिजल्टेंट, ये पी मैक्स होगा आपका सेलिएंट पोल मशीन का। तो ये देखिए 90 डिग्री से क्या आ रहा है, कम पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसका पी मैक्सिमा लेस देन 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग क्वाइल, क्वाइल का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, एन की वैल्यू है 8, करंट आपकी दी है 500 मिली एम्पियर, मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज एच की वैल्यू
पूछ रही है तो वो होती है NI/L। तो यहाँ से 8 इंटू 500 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो यहाँ से देख लीजिए 4 दूना 8 हो गया, ये 1000 हो गया, और ये 10⁻³ अब +2 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 100 एम्पियर टन पर मीटर आएगा। ये NI क्या हो गया एम्पियर टन, L क्या हो गया मीटर हो गया, तो 100 एम्पियर टन पर मीटर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स कितना पावर सप्लाई करेगा। मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली बना दे रहा हूँ। ये 15 वोल्ट है, ये 60 ओम है, और ये 120 ओम है, 120 ओम। फिर ये है आपका 60 ओम, और यहाँ से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो रही है, दैट मीन्स 1/2 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ का ग्राउंड मानूं और यहाँ का पोटेंशियल को VA मानूं, तो यहाँ से मैं नोडल निकाल लेता हूँ। पहले यहाँ से हमको करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नोडल लगाते हैं, तो ये देखिए 1/2 वाली एम्पियर की करंट आ रही है, ये VA माइनस 0/120 और VA माइनस 15 प्लस VA माइनस 15/60। तो यहाँ से देखिए 120 LCM हो गया, तो ये VA हो गया, 60 दूना 120, तो ये 2 VA माइनस 30 हो गया, बराबर 1/2। तो ये कितना आ गया 60 आ गया, तो 60 इक्वल टू 3 VA माइनस 30, तो 3 VA इक्वल टू 90, 3 VA इक्वल टू 90 आ गया। तो यहाँ से VA का वैल्यू कितना आ गया 90/3, 90/3 मतलब 30 वोल्ट आ गया। तो यहाँ का वोल्टेज आया 30 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितनी फ्लो होगी, यहाँ से करंट निकाल लीजिए, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है तो करंट ऐसे फ्लो होगी। तो करंट I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस 15/60, तो 15/60 मतलब ये 1/4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे देखिए करंट इसके प्लस टर्मिनल पे इंटर हो रहा है, तो ये पावर एब्जॉर्ब होगा, तो पावर एब्जॉर्ब लिख लेते हैं कितना होगा, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब क्योंकि करंट इसके प्लस टर्मिनल पे इंटर हो रही है, तो ये पावर एब्जॉर्ब होगा, तो 5 इंटू करंट कितना है 1/4। तो इसको देख लीजिए कितना आएगा 1/4 है ना। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 4×3 = 12, दशमलव लगाएंगे, और 12 5 में से 2 गया 3, तो 4×7 = 28, फिर 2 4×5 = 20 वॉट आ रहा है, ये एब्जॉर्ब है। अब हमसे पूछा क्या है डिलीवर सप्लाई करना है, तो P डिलीवर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ P एब्जॉर्ब, तो कितना आ जाएगा -3.75 वाट आएगा इसका आंसर। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन -3.75 बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द एट रेजोनेंस पे। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है 90 + 10 कितना हो गया आर की वैल्यू 90 + 10 100 ओम हो गया। एल की वैल्यू 5 हेनरी, सी की वैल्यू आपकी दी है 100 माइक्रोफैरड। तो अंडर सीरीज रेजोनेंस में जो क्वालिटी फैक्टर होती है वो होती है 1/R√L/C। तो 1/R, आर की वैल्यू आपकी हो गई 100, एल की वैल्यू है आपकी 5, और ये 100 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, 100 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ गया 1/100√/5। ये देखिए इसको गुणा करेंगे तो 10⁻⁻4 होगा, और ये बाहर आएगा तो 10⁻⁻2 होगा, और 10⁻⁻2 और ये है 100, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1/1 इंटू √5, और √5 का एल कितनी वैल्यू होती है 2.24 वैल्यू आती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा 2.24। तो इस तरह से हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए, और इसी लेवल के ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये जो टेस्ट है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और किस हिसाब से आपको स्पीड मेंटेन करनी है इस वाले टेस्ट से आप लर्न कर सकते हैं। बाकी भी टेस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।